प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कानपुर, उत्तर प्रदेश से। कन्या लग्न की कुंडली और सिंह राशि बनी है। मंगल द्वितीय भाव में वक्री हैं, केतु पंचम भाव में मकर राशि के, षष्ठम स्थान में कुंभ राशि के बुध देव वक्री हैं 28 अंश पे। गुरु और सूर्य जैसे दो परम मित्र एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं मीन राशि में, जबकि शनिदेव और शुक्रदेव दो परम मित्र एक साथ अष्टम भाव में बैठ करके जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे नीच के बैठे हैं। और एकादशवें भाव में शुभ ग्रह की राशि में राहु, ये जानना बड़ा आवश्यक होगा। नवमांश चक्र में मेष राशि का नवमांश बनता है, जो यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी हैं और केंद्र बिल्कुल खाली है। उच्च के चंद्रमा, शनि और बुध दो परम मित्र, शुक्र नीच के बैठे हैं सप्तमेश होकर के 12वें भाव में। ये जानना बड़ा आवश्यक होगा कि गुरु और सूर्य दो परम मित्र यहाँ भी एक साथ बैठे हैं, यहाँ भी वृश्चिक राशि में मित्र की राशि में, जबकि 12वें भाव में मंगल और राहु का प्रभाव मीन राशि में कैसा रहेगा। वहीं दशमांश चक्र में सिंह लग्न की कुंडली बनती है, जो यहाँ के 12वें भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। तृतीय भाव में स्वग्रही शुक्र, चतुर्थ स्थान में बुध वृश्चिक राशि के, ये ठीक नहीं होते। राहु धनु राशि के बैठे हैं, वहां से बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, जबकि 12वें भाव में शत्रुगत शनि, 12वें भाव के अधिपति धन में, और अष्टम भाव में सूर्य और मंगल। यहाँ सूर्य और गुरु थे, यहाँ पे स्थिति बदल जा रही है। लग्नेश के साथ भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव का एक साथ अष्टम भाव में जाना, जबकि गुरुदेव लग्न को देख रहे हैं योग कारक ग्रह होकर के। ये कुंडली की एक झलक थी। जानना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जो स्वप्न लेकर के बुन रहा है अपने हृदय में, जो उसके भाव हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, वो कितना कैसे परिणाम करने वाला बन रहा है। और निश्चित रूप से बहुत ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि आप जिस क्षेत्र के लिए बढ़ रहे हैं, जिस रेलगाड़ी पे बैठे हैं, वो आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि नहीं। क्योंकि गति वही श्रेष्ठ होती है जो गंता को उसके गंतव्य तक पहुंचा दे। मेहनत उसी क्षेत्र में आप कर रहे हैं जहां जाना है, या वहां भी कर रहे हैं जहां से आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। पंचांग का अध्ययन कर देते हैं। जन्म होता है 2056 विक्रम संवत चैत्र माह। ये बहुत मधुर मास होता है। चैत्र मास में बिल्कुल ही एकदम जहाँ पे सबके प्रेम के आवेग बढ़ते रहते हैं, और इस वजह से चैत्र माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें प्रेम का प्रभाव होता है, और वो प्रेम को समझने वाले भी होते हैं। उत्तरायण में सूर्य देव उत्तरायण में हो जाते हैं चैत्र माह में। इस वजह से सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा आदि ये जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं, और उनका प्रभाव अगर कुंडली में मजबूत बन रहा होगा तो भी ये, और कमज़ोर बन रहा होगा तो भी ये, इस उत्तरायण काल में जन्म लेने के कारण जातक के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि जातक का जन्म रविवार को हुआ है। शास्त्रकार लिखते हैं, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय। समर प्रिय, इसका अर्थ होता है जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएंगी जातक उसे स्वीकार करेगा, और दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नरः। इसका अर्थ होता है चाहे जितनी परिस्थिति उसके जीवन में आए उसको झेल करके अपने पक्ष में करता है, और फिर उसका दान कर देता है। मेहनत करके धन कमाया, खूब रगड़ करके धन कमाया और दान कर दिया, उसका सुख ना सबसे बड़ा सुख होता है। और मेहनत करके धन कमाया और एक सिक्का किसी को हिलने नहीं दिया, वो सबसे बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ा दुख है। उससे बड़ा दुख कुछ, वही संपत्ति आपके लिए दुखों का कारण बन जाएगी, क्योंकि उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। उसके बाद शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो जातक को सरकारी क्षेत्रों में ऊंचा पद देने और प्रतिष्ठापन्न समाज में नाम कमाने वाला बना देते हैं। इतना ही नहीं, इस कुंडली के लिए चंद्रमा जो 12वें भाव में सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, 4 अंश के बैठे हैं मघा नक्षत्र में। सूर्य की राशि सिंह राशि, मघा नक्षत्र केतु का, और केतु इस कुंडली के लिए पंचम भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति शनि नीच का, और वहां से बैठ करके वापस अपने भाव को देख रहा है। मतलब परिणाम मिलेगा पर घूमना पड़ेगा। और दूसरा, मघा नक्षत्र जो नक्षत्र होता है, ये वस्तुतः आप जब देखेंगे तो
आश्लेषा और मघा, ये वही नक्षत्र होता है जिसमें कई बार व्यक्ति को जहाँ क्रोध करना होता है वहाँ वो नहीं करता, और जहाँ नहीं करना होता है वहाँ वो क्रोध कर रहा होता है, दकियानूस होता है। बहुत जल्दी ही किसी के प्रभाव में आ जाने वाला होता है, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने वाला होता है, और बहुत जल्दी क्रोध करने वाला भी होता है। ये सिंह राशि के मघा नक्षत्र का प्रभाव है। प्रशासनिक सेवाओं में जाना हो, वन अधिकारी बनना हो, फुटकर विक्रेता बनना हो, दूध का काम करना हो, बल्ब का काम करना हो, जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है सभी प्रकार के, उसके बाद टैक्स कलेक्शन का काम करना हो, एसएससी से जोड़ करके जो आप टैक्स डिपार्टमेंट का होता है उसमें नौकरी हो जाए, वन विभाग में नौकरी हो जाए, विदेशी संचार, विदेशी स्वभाव, विदेशी शिक्षा, जैसे राजदूत वगैरह जो बनते हैं, या जो व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसके साथ साथ ये राजदूत वगैरह तो मैंने बताई दी। इतना सारा चीज आपकी कुंडली में बनता है। इसके बाद अगर व्यापार भी करना हो तो ये कुंडली व्यापार कर सकती है। ये सिंह राशि की कुंडली है जिसके अधिपति सूर्य इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होकर के मित्र के साथ बैठे हैं। मैं जिस बात पे चर्चा कर रहा था, केंद्र में 3, 6, 9, 12 राशि बनी है। 3, 6, 9, 12 राशि बनने से ये द्विस्वाभाविक राशियां सारी की सारी केंद्र में बन गई। अब द्विस्वाभाविक राशि जब लग्न में बनती है तो उसके लिए सप्तम भाव में जो ग्रह बैठेगा वो बाधक ग्रह हो जाएगा, और इस कुंडली के लिए बाधक कौन बनेंगे? गुरु और सूर्य बैठने से बाधा देंगे। मतलब अब क्या होगा कि ये दोनों ही ग्रह गुरु और सूर्य अपना 100% परिणाम देने से चूकेंगे, थोड़ा कमजोर देंगे, क्योंकि अब वो बाधकेश तो नहीं पर बाधा वाले भाव में बैठ गए हैं। अब इस कारण से उस जातक के जीवन में गुरु और सूर्य की दशा बाधाएं देंगी। और एक परेशानी क्या होगी कि यहां व्यक्ति को आसानी से ना कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होगी। कन्या राशि, कन्या लग्न के जो लोग होते हैं वो ढूल मूल होते हैं, वो तुरंत बदल जाने वाले होते हैं। हालांकि वो किसी का अहित नहीं करते, किसी का हित चिंतन ही करते हैं, पर गड़बड़ी बात यह है कि जब वो उनके लिए अपने लिए वो काम करने चलेंगे तो फिर अपने वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे। निर्णय दूसरों को देना हो, सहायता करनी हो, परोपकार करना हो, दया करना हो, फर्म बनाना हो, दूसरों को ज्ञान देना हो, शिक्षक हो, प्राध्यापक हो, आसपास के क्षेत्रों में प्रधानाध्यापक का काम कर जाए, पढ़ाने का काम कर जाए, ये भी मघा नक्षत्र में बनेगा। लेकिन बात होगी कि दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं पर अपने ऊपर वही जब बात लागू होगी या दूसरे वही काम अपने लिए करेंगे तो फिर अस्थिर मानसिकता का प्रभाव हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है। दूसरा, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा बहुत अच्छे हैं और मैं इन पे पूरा विश्वास कर सकता हूं। इसमें जरा भी संशय नहीं है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा भले सिंह राशि के हैं पर कोई बात नहीं है, उनके पास बल होगा, क्योंकि पक्ष का बल चंद्रमा को सबसे ज्यादा बलवान बनाता है। इसमें आपको अब यहीं पे मैं बीमारी वगैरह की बता दूं तो यहाँ बुध नीच के हैं, यहाँ शनि नीच के हैं। बुध नीचाभिलाषी मतलब सामान्यतया नीचाभिलाषी ग्रह भी नीच के ही सदृश परिणाम कभी कभी करता है, और चंद्रमा और बुध जब आमने सामने बैठे हैं तो ये भी निर्णय लेने में सफोकेट करते हैं और आत्मविश्वास में कमजोरी देते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करेंगे तो नजला, जुकाम, खांसी, फेफड़ा प्रभावित हो, हृदय क्षेत्र परेशान करे, पेट परेशान करे, वायु का गोला पेट में बनता है, इस तरीके की परेशानी। बाकी ऐसे कोई लंबी बीमारी का खतरा नहीं है। पर ये शुक्र और शनि जो बैठे हैं इसके बारे में एक पक्ष में यही जोड़ देता हूं, ये व्यक्ति को कड़वा बोलने वाला बना देते हैं। हाँ, यहां व्यक्ति थोड़ा कड़वा बोलता है, कठोर शब्द बोलने वाला होता है। तो प्रशासन के लिए अगर देखते हैं तो व्यक्ति के चरित्र चिंतन में, व्यवहार में, स्वभाव में वो गुण दोष ऐसा बन रहा है। और चंद्रमा 12 में मतलब व्यक्ति को घुमाएगा फिराएगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि स्थिर राशि में बैठे हैं जिसके अधिपति चंद्रमा के सूर्य मीन राशि में बैठे हैं अपने मित्र के साथ। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को ऐसी नौकरी मिल सकती है जिसमें ट्रांसफर हो, ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगी, और उसके बाद व्यय बना ही रहेगा। सूर्य और गुरु लग्न पे देख रहे हैं तो सात्विकता व्यक्ति के जीवन में सदैव ही रहेगी। वो शुद्ध अंतःकरण का है, वो चरित्रवान है। और मैं ये बात डंके की चोट से कह सकता हूं कि व्यक्ति ने पूर्व काल में बहुत अच्छे सत्कर्म किए थे कि उसकी कुंडली के गुरु यहां बैठे हैं। यह सिद्धांत मैंने बहुत कुंडलियों पे देखे हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हों उसके चरित्र पे कभी प्रश्न उठा ही नहीं सकता कोई, और दुश्मन दिखाई नहीं देंगे, वो पीठ पीछे ही रहेंगे।
और सामने आने की हैसियत उनकी नहीं रहेगी। ये गुरु और सूर्य का बहुत अच्छा फल होता है। इसको जानना बड़ा आवश्यक होता है कि आपकी कुंडली में लग्न को कौन देख रहा है। तो गुरु सात्विक ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, धर्म है, समाज सेवा है, परोपकार है, आध्यात्म है, चिंतन है, गुरुता है, गंभीरता है। तो ये गुरु दे रहे हैं। सूर्य क्या है? आत्मविश्वास। आपकी आत्मा मरेगी नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, तुम्हारी आत्मा मर गई है, पर यहां आत्मा मरेगी नहीं। आत्मा मरने का अर्थ ये नहीं, आत्मा मरती नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। मतलब उसने इतना निकृष्ट काम कर दिया कि लोग उसको कहते हैं तुम्हारी तो आत्मा मर गई है। क्योंकि आत्मा भी गलत काम कभी करती नहीं है, और व्यक्ति जब उस तरीके का जघन्य कोई अपराध करता है तो कहते हैं उसकी आत्मा तो मर गई है, वो तो आत्महीन है। क्योंकि सामान्यतः एक मनुष्य जो होता है उसकी गलत करने की एक या फिर जघन्य अपराध करने की एक सीमा है। जब आप उस सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं तो उसी समय कहा जाता है कि इसकी आत्मा है, मर गई है। ये कुछ सोच ही नहीं रहा, ये बिल्कुल ही महान क्रूर हो गया है, जो किसी भी मनुष्य पे मनुष्यता के जितने लक्षण होते हैं उसको पार करके सारे हदें पार कर जाए। तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरु और सूर्य व्यक्ति को आत्मीयता देते हैं, शुद्ध बनाते हैं, परिष्कृत बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चिंताएं व्यक्ति को रहती हैं। वो क्यों रहेंगी? क्योंकि सूर्य का नेचर होता है कि वो थोड़ी चिंता दें। बाल थोड़े कम होते हैं, बालों का झड़ना, पेट में परेशानी, पित्त का गड़बड़ होना, रैंडम जो है वो टेम्पर लूज करना, ये इस तरीके की परेशानी होती है। हालांकि एक बात और होगा, अगर अंश बल के आधार पर देखेंगे तो 16 अंश के गुरु हैं और 13 अंश के सूर्य हैं। उन्होंने अस्त किया है गुरु को, और इस कारण से कई बार उनमें ऐसा नहीं होगा कि अब गुरु जो है वो जितने भी उनके कारक क्षेत्र में प्रभाव आते हैं, जैसे धन है, प्रतिष्ठा है, पद है, गरिमा है, शुद्धता है, सात्विकता है, धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, ऐसा नहीं होगा कि ग्रह अस्त हो गया तो वो सब बंद हो जाएगा। उस स्वनल चालू रहेगा, वो मिलता रहेगा। वो कमजोर क्या होंगे? तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव का फल कमजोर करेंगे। हो सकता है कि विवाह में डिले हो सकता है कि दिनचर्या में बाधाएं हो सकता है कि आपके पड़ोसियों से संबंध आपके कमजोर हो सकता है कि व्यापार करें तो थोड़ी दूर चलना पड़े, हो सकता है इस तरीके की परेशानी। और दूसरा, ये सुख भाव के स्वामी हैं, तो सुखेश अस्त हुए हैं, तो अब सुखेश अस्त होंगे तो मन थोड़ा विकल रहेगा, माता पक्ष आपका बीमार रहे, या कई बार व्यक्ति की मानसिक शांति थोड़ी भंग होती रहती है, घर में थोड़े कलह के वातावरण बन सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना हो, मानसिक सुख, पात्रिक सुख, दाम्पत्य का सुख, ये सब थोड़ा डिले होगा। गुरु अस्त है, इसका अर्थ होगा कि पति पक्ष कमजोर ना हो, इस वजह से कुंडली मिला करके विवाह करना। वैसे आपकी कुंडली में जो मंगल का प्रभाव है वो आपको मंगलिक नहीं बना रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मंगलिक नहीं हैं। और इस कुंडली की अच्छी बातों में से एक बात होती है कि एकादशवें भाव में राहु बैठे हैं। आगे इस पर भी चर्चा करूंगा। मघा नक्षत्र के बारे में मैंने बताया। पटोल मूल की जड़, पटोल मूल औषधि है, इसकी जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करें, और अगर बन पड़े तो बासुकी नाग की पूजा करें, नाग देवता की पूजा करें। ओम सर्पेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। किसी भी बाजार में जाएं, किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलें तो बहुत सतर्क रहें। भवन, जैसे भूकंप आए तो दबके, अस्त्र शस्त्र किसी दूसरे ने किसी पे चलाया, आप पे लग गई, तो खतरा ऐसा ना हो। उसके बाद भीड़ में ना जाएं, बहुत ज़्यादा जहाँ रश है, कोई भयंकर बीमारी फैली हुई है, उस दौरान अपने आप को सुरक्षित करें। किसी अनजाने व्यक्ति पे कभी विश्वास न करें। विष दोष हो सकता है तो कई बार व्यक्ति विष पान कर लेता है, या गलती से उसको विष खिला दिया जाता है। बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली, उसका वसीयत नहीं बनाया, तो बाद में आपकी संपत्ति पे आपके पुत्र पौत्र लड़ते रहते हैं। इस तरीके की बातें होती हैं। मामा के लड़के, बुआ के लड़के, जो कुछ भी होता है, मैं ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा, पर हाँ ये बात कहूंगा कि आपको देखने वाले कई बार आपको कुदृष्टि भी देख रहे हैं, और ये कली का प्रभाव है जिसमें भगवान ने बात कही है। बहुत सीधी बात कहता हूं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर हो सके तो इसको आप क्लिप बना करके कहीं भेज सकते हैं, काट सकते हैं। पिता को भी और भाई को भी अपने बहन के साथ, अपनी बहन के साथ, सगी हो या चचेरी हो, 10 मिनट से ज्यादा एकांत में कहीं अकेले नहीं रहना चाहिए। 10 मिनट, और भी इसको कम कर सकते हैं, 5 मिनट एकांत में अकेले। अकेले का अर्थ होता है एक कमरे में आप दोनों बंद हैं। विषम परिस्थिति है तो वो एक बात अलग समझ में आती है, पर वैसे पिता, बेटी, भाई और बहन, ये कली का प्रभाव ऐसा है ना, जो उसको तुरंत ही उस पे कली का प्रभाव आता है और काम का आवेग उस पे आ जाता है।
और सन्यासियों के लिए तो ये और भी ज़्यादा कम है। मतलब अब 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट तो बिल्कुल ही सन्यासियों को किसी भी माता बहन के साथ समय एकांत में नहीं बिताना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव गलत होता है और तुरंत काम देव वहां पे आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। इस वजह से ये बात, तो आपको देख करके लोग कामासक्त हो सकते हैं। इस वजह से हमें अपने आप को बचा करके कपड़े सीधे पहने, एकदम बिल्कुल सभ्य और बिल्कुल मतलब संजीदगी से रहें। कोई गंदगी नहीं, कोई भद्र अभद्र नहीं, कोई भड़काऊ नहीं, ऐसे वस्त्र पहने। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत रखें, किसी को कड़वा ना बोले, क्योंकि शुक्र और शनि यहाँ पे कड़वा बुलवा सकते हैं। शुक्र अष्टम भाव में है, कड़वा बोलने वाला बना देते हैं। ये बात याद रखनी होगी। शूल योग, इसमें थोड़ा दिक्कत हो, इसमें थोड़ी परेशानी होती है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि शूल योग में जो लोग जन्मे होते हैं उनके जीवन में एक कोई ऐसी बात रहेगी जो उनके गले में फांस बन जाती है, या ये कह सकते हैं कि उस बात की चिंता उसको हमेशा सताती है, और इस कारण से ऐसी कोई परिस्थिति न बने, इस वजह से बहुत सतर्क होकर के, सावधान होकर के चलना होगा जीवन में। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा, यहाँ से भी आपकी कुंडली में दाम्पत्य में तो सामान्यतया थोड़ी बहुत परेशानी दिखेंगी, क्योंकि केंद्र बिल्कुल खाली है और यहाँ भी मंगल देव बैठे हैं। तुला के मंगल उतने अच्छे होते नहीं हैं। शनि मंगल का संबंध एक दूसरे से आमने सामने बन रहा है। ये कई बार व्यक्ति को घर से दूर लेके जाता है, विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं अपनी दशाओं में। इसके साथ साथ ये जीवन में विषम स्थितियों का निर्माण करने के साथ साथ कई बार विवाह में विलंब हो, दाम्पत्य में कमजोरी हो, संतान में दिक्कत हो, विषम घटनाएं ऐसी जीवन में व्यक्ति के साथ घट जाती हैं जिसको लोग उदाहरण देते हैं। तो ऐसी कोई उदाहरण ना बने आप, अच्छाई के लिए उदाहरण बने, बुराई के लिए उदाहरण ना बने। ये कई बार आपसे गलत काम भी करवाएंगे, जैसे विवाह में गलत काम हो जाए, गलत निर्णय में चला जाए व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर ले जो आपको बाद में आपका प्रेम समझे नहीं और उसको आपको त्याग दे। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस वजह से बहुत ही सावधान होना होगा। गुरु अस्त हैं, शनि मंगल आमने सामने हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता। लंबी बीमारी दे रहे हैं शनिदेव, पर छोटी बीमारी दे रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम अस्थमा, इस तरीके की बीमारी, कोई ऐसी बेड रिडन वाली बीमारी नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं। आपकी कुंडली का पंचांग है। पंचांग में सबसे जो अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा अच्छे हैं और व्यवस्था में मंगल देव भी ठीक ठाक हैं। सर्पेभ्यो नमः, पटोल मूल की जड़ और नाग देवता की पूजा, अगर हो सके तो नाग पंचमी के दिन मिट्टी के नाग बना करके और पुष्प आदि से उनकी पूजा करिए, रक्त चंदन तिलक वगैरह लगाइए और इसी मंत्र का जप करिए। इससे आपके नक्षत्र जनित जितने दोष हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जितने भी कष्ट हैं और जहां पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें आप अगर असफल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो यही मंत्र का जप करने से आपको आपके नक्षत्र, हमारे ग्रह तो हमें प्रभावित करते ही हैं, हमारे नक्षत्र उससे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसपे हमारा ध्यान बहुत बार नहीं जाता। तो कम से कम हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। बाकी इस कुंडली में अब ग्रह स्पष्ट तो मैंने शुरू में कर दिया था, पर अब एक एक ग्रहों को बताऊंगा कि कौन से ग्रह लग्न, नवांश और दशमांश में बैठे हैं और किस तरीके का परिणाम करते हैं, जिसे मैं कुंडली परिचय कहता हूं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में मैंने लग्न के बारे में बताया। लग्न का मान 11 अंश पे है और ये प्रबुद्ध लग्न होता है, ये कमजोर लग्न नहीं होता, जहां व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होती है। हालांकि उसे फिर भी विचार करना होगा कि वो जो निर्णय ले रहा है वो कितना सही है। वैसे इस कुंडली में अगर लग्न के बारे में बात करते हैं तो लग्न के अधिपति नौकरी के भाव में बैठे हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं और जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि की दृष्टि है। दशम भाव के अधिपति होने के साथ साथ लग्नेश होते हैं बुधदेव, छठवें भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि दशम भाव पे। इस भाव से दशम स्थान की जो दूरी बन रही है वो भी गुरु और सूर्य की बन रही है, वो भी बहुत अच्छी बन रही है। उसके बाद द्वितीय भाव नौकरी के लिए, विशेषतया सरकारी एजेंसियों में काम करने के लिए, सरकारी सुविधाओं पे जो व्यक्ति को मिलती हैं, उसके लिए द्वितीय भाव बड़ा आवश्यक होता है। वहाँ पे इस कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव और द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में, ये शुक्र और मंगल का परिवर्तन। याद रखिए, जब कभी भी दो ऐसे ग्रह परिवर्तन करते हों जिनकी आपस में बहुत अच्छी मैत्री न हो, तो वो भी अगर परिवर्तन में हो जाएं एक दूसरे के साहचर्य में, नियम के आधार पर, वो अगर एक दूसरे के घर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो परम मित्र हो जाते हैं और वो जातक के लिए बड़ा ही लाभदायक हो जाता है और ये दशा अंतरदशा जातक के सुखों को देने वाली हो जाती है। इसके बाद अष्टम स्थान से बैठ करके पंचमेश होकर के पंचम को भी देख रहे हैं शनिदेव
और अष्टम स्थान में बैठ करके दशम स्थान को भी देख रहे हैं। एक पहली बात है कि दशम स्थान का अधिपति छठवें भाव में बैठा है, ये अपने आप में एक नौकरी का योग लगाता है जो व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में लेके जाता है। दशम स्थान के बाद द्वितीय भाव तो मैंने बता दिया। उसके बाद चतुर्थ स्थान, जहां से आपका संपूर्ण मानसिक सुख देखा जाता है, उस भाव का स्वामी अपनी राशि में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, अस्त है, इस वजह से मेहनत करवाएगा। वहीं पंचम भाव के स्वामी अष्टम स्थान में बैठे हैं, परिणाम देर से देने की स्थिति में जा रहे हैं। थोड़े बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे केतु भी देंगे, मतलब व्यक्ति का जो परिणाम होगा वो उसको डराएगा या कई बार 1 से 2 बार असफल व्यक्ति हो सकता है। वहीं षष्ठम स्थान के अधिपति अष्टम स्थान में बैठे हैं, ये शनिदेव इस कुंडली के लिए विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह बनेंगे, जबकि मंगल देव अष्टमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ करके व्यक्ति को अचानक से धन की हानि भी करवा सकते हैं और व्यक्ति को गलत निर्णय में भी लेके जा सकते हैं और गलत लोगों पे पैसा लगाने वाला भी बना सकते हैं। यहाँ व्यक्ति के पैसे अटकते हैं, वाणी खटकती है, लोगों को कर्ण प्रिय नहीं होती और कई बार व्यक्ति अपने भौतिकीय सुखों की वृद्धि के लिए कई बार ऋण में जाकर के भी उस इच्छा की पूर्ति करते हुए देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चतुर्थ स्थान के अधिपति का सप्तम स्थान में बैठना ये माता और पिता का सुख दिखाता है और ये बताता है कि व्यक्ति को माता का सुख मिलेगा। उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है क्योंकि चंद्रमा 12 में और केतु की दृष्टि लग्न पे, इससे आपका मन भटक रहा है। लग्नेश छठवें भाव में, चंद्रमा और बुध आमने सामने, ये निर्णय लेने में कठिनाई देते हैं अपनी दशा काल में। जबकि चतुर्थ स्थान के अधिपति अस्त होने के कारण इस कुंडली में कई बार अपनी दशा काल में थोड़ी बहुत बाधाएं भी देंगे। छठवें भाव के बारे में मैंने बात की, ये विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, आलस्य को लेकर के, कंसंट्रेशन को लेकर के, डिप्लोमेसी को लेकर के, आपकी कृतज्ञता को लेकर के, आपके कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाने और उसके पालन करने को लेकर के शनिदेव नीच के हैं, जिनका नीच भंग सूर्य के कारण हो रहा है। इस वजह से सामान्यतः उनको परिणाम डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब शनि अपनी दशा काल में डायरेक्ट परिणाम ना देकर के घुमा फिरा करके सूर्य पे केंद्रित होकर के सूर्य से होते हुए परिणाम मिलेगा। इस वजह से शनि और सूर्य की दशा कई बार जातक के जीवन में नौकरी और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके साथ साथ सप्तम स्थान के बारे में मैंने बात की, सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, वो एक तरीके से बाधक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे। तो कई बार गुरु की दशा आप जितना एक्सपेक्टेशन उनसे रख रहे हैं उतना वो ना देकर के थोड़ा कम बाधाओं के साथ देंगे। जबकि विचार अगर करते हैं तो सप्तम स्थान पश्चिम दिशा का स्थान होता है, यहाँ पे पश्चिम दिशा का विचार किया जाता है। देव गुरु बृहस्पति का इस भाव से बैठना बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम नहीं देता है। इनका इस भाव में बैठना, यहाँ बैठना, यहाँ बैठना, यहाँ बैठना या दशम स्थान के बाद नवम स्थान में बैठना बड़ा ही उत्तम परिणाम देता है। लेकिन सूर्य और गुरु जब सप्तम स्थान में बैठे हैं तो व्यक्तित्व को उदार और चरित्रवान बना रहे हैं, जबकि उनका अपना परिणाम जैसे बालों का सफ़ेद होना, बालों की कमजोरी, नियमित दिनचर्या में दिक्कतों का सामना करना, कई बार आत्मविश्वास की कमजोरी हो जाए, भयंकर धन की चिंता हो जाए, तो ये इस तरीके की जो समस्या है वो गुरु और सूर्य सप्तम भाव में बैठ करके दे रहे हैं। क्योंकि वो अस्त भाव में बैठे हैं, वहां पे सूर्य अस्त हो जाते हैं। सूर्य नीच के भी होंगे, अगर लग्न में नीच के होंगे तो सामान्यतः बात समझ में आती है कि फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो नीच के और सप्तम भाव में हैं तो इसका अर्थ होगा कि वो थोड़े कमजोर ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कमजोर हैं पर भाव से उनको बल कमजोर मिलेगा। इस कारण से कई बार हमें अपने आत्मविश्वास को बना करके रखने की आवश्यकता है। जरा ध्यान से देखें तो इस सूर्य और गुरु पे राहु की भी दृष्टि जा रही है, इन पे किसी शुभ ग्रह की और अन्य दृष्टि नहीं है। पर एक समस्या जो है और भी बढ़ रही है कि इनके ठीक आगे नीच के शनि बैठे हैं, इस कारण से भी कई बार परेशानी होती है। इस भाव से चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और सूर्य का संबंध भी कहीं ना कहीं षडाष्टक में जा रहा है। इस कारण से चंद्रमा और सूर्य की दशा, चंद्रमा और गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में रोग देने वाली बन सकती है, लेकिन एक फायदा भी होगा। चंद्रमा से गुरु का छठवें, सातवें, आठवें भाव में जाना व्यक्ति को लंबी आयु देता है और सुखद मृत्यु देता है। जबकि चंद्रमा से सूर्य का अष्टम स्थान में जाना व्यक्ति को उसकी समझ को विकसित करने वाला होता है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा से सूर्य जब कभी भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में आएंगे तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और उस समय के लिए गए निर्णय उसके जीवन के मजबूत और सही निर्णय साबित होंगे। मतलब चंद्रमा और सूर्य की दशा या चंद्रमा और सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं इस कुंडली में छठवें, आठवें, उस आधार पर व्यक्ति अपने मन के अनुकूल निर्णय लेता है, मजबूत निर्णय लेता है और वो निर्णय उसके पक्ष में आते हुए देखा जाता है। दूसरा कि वो अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल भी करता है चंद्रमा और सूर्य की दशा की, या प्रभाव ऐसा रहेगा। आप कई बार ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ये नेचर कहाँ से आया, हमारी मजबूती कब बढ़ी, हमने तर्क बल कैसे बढ़ा लिया, हमारी हाजत जवाबी क्यों आ गई, हम इतने एक्सपेरिमेंटल कब से हो गए। तो ये जितने भी गुण दोष होते हैं ये ग्रहों के कारण आते हैं और वो अपनी दशाओं से देते और दशाओं में लेते रहते हैं। मतलब कई बार खराब दशा चल गई तो आपकी बुद्धिमत्ता कमजोर हो जाएगी, कई बार दशा अच्छी चल गई तो आप बुद्धिमान साबित हो गए, समाज में आपके बुद्धि की परिचय हो गई। तो इस तरीके से ये ग्रह काम करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं अष्टम स्थान की, तो अष्टमेश
तृतीय द्वितीय में और द्वितीय से अष्टम में ये मित्रता होगी और ये ग्रह दोनों बहुत ही निर्णायक होंगे और जातक के जीवन के लिए अच्छे परिणाम करने वाले होंगे, क्योंकि वो परस्पर दोनों एक दूसरे के मैत्री में हैं। दरअसल एक बात और भी होगी कि शुक्र जो हैं वो तुला राशि में बैठे हैं, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, और मंगल जो है वो शुक्र जो है वो मेष राशि में बैठे हैं और मंगल जो है वो तुला राशि में बैठे हैं। इसको जरा, बहुत पतली लाइन है, इसको समझना होगा। मंगल तुला में बैठे हैं जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, और शुक्र मेष राशि में बैठे हैं जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मतलब क्या है कि यहां दोनों ही ग्रह बहुत ही, जैसे होता है ना कि तूफान से पहले की शांति, मतलब जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे तो परिणाम देने से पहले आपको भयंकर निराशा में लेके जाएंगे और फिर आपको आपके मन के मुताबिक परिणाम देने वाले होंगे। मतलब मंगल और शुक्र एक दूसरे के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, गौण राशि में नहीं बैठे हैं। गौण राशि में होते तो सामान्य हो जाते, लेकिन यहां जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे मंगल यहां बैठे हैं वो यहां भी बैठ सकते थे, जो शुक्र यहां बैठे हैं वो यहां भी बैठ सकते थे या बैठ जाते, तो क्या यही सेम परिणाम मिलता? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गौण राशि में परिवर्तन करते, जबकि यहां जो स्थिति इस कुंडली में बनी है इसमें मूल त्रिकोण राशि में ग्रह बदलाव कर रहा है। दोनों ग्रह, परमात्मा ने आपको किस तरीके से, एक तरीके से जैसे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को आपने सारी शक्ति दे दी, उसके बाद उनसे सारी शक्ति छीन ली, पर क्या हुआ कि उसके पास सर्वस्व अधिकार भी है। मतलब जहां से भी प्रधानमंत्री आएंगे, जिस देश की यात्रा करेंगे, वहां से आने के बाद उनको प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, और ये परंपरा है ही। तो वैसे ही परमात्मा ने आपको प्रथम दृष्टया दे दिया कि देखो तुम्हारी कुंडली में मंगल और शुक्र आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक छिपी हुई शक्ति भी आपको दे दी है, जिसको अगर आप पहचान लेते हैं तो ये आपको आगे बढ़ने में, नित्य नैमित्तिक कार्य में, धर्म में, निर्णय में, मजबूती में, निर्णय लेने की क्षमता में आपको सहायक सिद्ध हो जाएंगे। ये बहुत सामान्य बात नहीं थी जो मैंने आपको बताया है। नवम स्थान के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना और गुरु का अस्त होना ये ठीक नहीं है। इस वजह से हमें भाग्य को बल देना होगा, और इसको करने के लिए देवी मैया की पूजा, देवी कवच का पाठ, सूर्य को अर्घ, नमक का सेवन कम, नित्यम देवी मैया के मंदिर का दर्शन, और अगर हो सके तो वो मैंने जो नक्षत्र के लिए बताया था पटोल मूल की जड़, वो धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस कुंडली के लिए मोती भी धारण किया जा सकता है, गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं, और बुद्ध का रत्न भी धारण कर सकते हैं। इन तीनों में से जो आपके मन के मुताबिक मिल जाए आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ दशम स्थान की बात करते हैं। दशमेश, ये बहुत अच्छी बात होगी। थोड़े बहुत संघर्ष जरूर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि मुझे परिणाम देर से क्यों मिलता है, मुझे बहुत मजबूती से क्यों नहीं परिणाम मिलता है। तो वो, और यही चीज़ है जो पिता को भी नौकरी देती है, या कई बार पिता जो है होते हैं वो नौकरी के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं या नौकरी के लिए छूट देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। तो ये जो पूरा खानदान है वो कई बार नौकरी पेशा करने वाला होता है, और अगर नहीं है तो आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग लगा हुआ है। चंद्रमा का बल मिला, बुद्ध का बल मिला, सूर्य का बल मिला, मंगल और शुक्र का बल मिला, और शनि का बल मिला। मतलब 5 से 6 ग्रहों का बल अगर आपकी कुंडली में मिल रहा है तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? चंद्रमा 12वें भाव में, और थोड़ी बहुत कमजोरी गुरु के अस्त होने के कारण मिल रही है। ये इतनी सारी चीजें। एकादशवें भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना धन देता है। अगर चंद्रमा की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, या बुद्ध की दशा चल रही हो, या सूर्य की दशा चल रही हो, तो व्यक्ति व्यापार में भी जा सकता है। नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस का भी योग इस कुंडली में लगा हुआ है। अतिरिक्त व्यापार के योग इस कुंडली में बहुत मजबूत बने हुए हैं। अगर दशमांशा चक्र को देखते हैं तो यहाँ पे लग्न के अधिपति हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन योग कारक ग्रह इस कुंडली के लिए गुरु बनते हैं, वो लग्न पे देख रहे हैं। राहु यहाँ बैठे हैं, यश मान पद प्रतिष्ठा में कभी कभी संघर्ष देंगे। लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल के साथ। इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में जो उसका करियर है वो देर से धीरे धीरे प्रोग्रेस को प्राप्त करता है। दशम स्थान पे शनि की दृष्टि है। अब ध्यान से देखें तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश होकर के 6वें भाव के स्वामी होते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो शनि नीच के बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? इस कुंडली के लिए द्वितीयेश और भाग्येश के साथ बैठे हैं। शुक्रदेव द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मारक हो जाएंगे। क्यों मारक होंगे? क्योंकि उनके ऊपर मंगल की दृष्टि है और शनि का प्रभाव बन रहा है। इस कारण से इस कुंडली के लिए शुक्र और शनि और मंगल मारक ग्रह की भूमिका में भी आएंगे। और कई बार चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं 6वें भाव के अधिपति, तो 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं उन सभी चीजों में विलंब या देर देते हैं। तो रोग भाव के स्वामी पेट भाव में बैठे या नाभि के नीचे के क्षेत्र में बैठे और वहां से बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये पिता के साथ कभी कभी मतभेद या पिता को रोक दे सकते हैं।
दूसरा, नवम चतुर्थ स्थान के स्वामी अस्त हो रहे हैं और चंद्रमा भी 12 में, इस कारण से माता को भी बीमारी दिख रही है। मतलब हमें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये विषम परिस्थितियों का निर्माण कहीं इस क्षेत्र से ना आ जाए, मतलब माता को लंबी बीमारी हो जाए, पिता को कोई स्वास्थ्य में कमजोरी हो जाए, इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो ये मैंने आपके लग्न कुंडली पे आपको बताया, जो आपके प्रश्न पे आधारित बात थी। अब आपको आगे एक एक ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब आगे बढ़ के बात करते हैं, एक एक ग्रहों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात होगी सूर्य की। 13 अंश पे बैठे हैं, जहां उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को अस्त किया है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ रहे हैं। और शनिदेव नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग स्वतः सूर्य ही कर रहे हैं केंद्र में बैठ करके। अब जरा ध्यान से देखिए, तो सूर्य यहाँ 13 अंश के, राहु से दृष्ट, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, जिसको साथ में बिठाया है वो उनका परम मित्र है, पर उनके रोशनी को कमजोर कर रहे हैं। नवांश चक्र में वो पंचम भाव के स्वामी होकर के खुद अष्टम में चले गए, ये गड़बड़ हो गया। दशमांशा चक्र में वो लग्न के स्वामी होकर के अष्टम में चले गए। ये कई बार व्यक्ति को अतिवादी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति और दूसरों की सफलता को देख करके एक जलन का भाव दे देते हैं। दूसरा, ये कई बार आपके धन कमाने की स्थिति को, सरकारी संपत्ति से लाभ को, सरकारी सुविधाओं से लाभ को कमजोर भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सप्तम भाव में बैठे हैं। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मेरी कुंडली में प्रधानमंत्री के योग हैं, और क्या मेरी कुंडली में बैठे ग्रह मुझे प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे या बना के ही रहेंगे? ये तीनों प्रश्न के उत्तर अलग अलग हैं। योग क्या है जिसके कारण व्यक्ति की लालच या व्यक्ति की मंशा राजनीति में है, व्यापार में है, सरकारी सेवाओं में है, नौकरी में है, आईएएस आईपीएस में है, पर वो योग कितने मजबूत हैं? 75 से 80% तक योग मजबूत है, पर 30% तक कमजोरी भी है। वही 30% आपको दूरी तय करनी है। स्पष्ट शब्दों में कह दूं, इसमें आपके साथ जो ग्रह बलवान बन रहा है वो चंद्रमा, मंगल, शुक्र, कुछ हद तक शनि। कमजोरी सूर्य के कारण भी आ रही है, जिन्होंने इच्छा दी है प्रशासन में जाने की, लेकिन वो कमजोर कैसे हो रहे हैं? राहु से दृष्ट और सप्तम भाव में होने से। जिस भाव में बैठे हैं वो भाव उनके लिए सपोर्ट नहीं करता, बल्कि अलग से चिंताएं देता है, अलग से आपके मन के विकारों से भरने वाला भी होता है। नेचुरली ये कुंडली बहुत अच्छी है, जहां ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य नहीं है, पर दशाओं में कमजोर पड़ने के कारण, दिशाओं से कमजोर पड़ने के कारण, ग्रहों की दृष्टियों के कारण कमजोर पड़ने के कारण सूर्यदेव कभी कभी आपके निगेटिव सेंस वाले हो जाएंगे और कई बार आपके ऊपर हावी होंगे, और अपनी दशा काल में आपको फेल्योर भी दे सकते हैं, कमजोरी भी दे सकते हैं। लेकिन चंद्रमा में सूर्य का अंतर वही आपको सुख भी देने वाला होगा, क्योंकि वो दोनों ही ग्रह एक दूसरे से जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपके लिए लाभ का क्षेत्र बना देते हैं। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा 4 अंश के बैठे हैं मघा नक्षत्र में। जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर केतु देव तो पंचम भाव में बैठ करके पेट से संबंधित बीमारियां दे रहे हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह उच्च का हो रहा है, चतुर्थेश होकर के दशमांशा चक्र में वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा निश्चित रूप से भवन, भूमि, वाहन, व्यापार की स्थिति, मजबूती, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी मानसिक बीमारी, मन को चिंता में ले जाना, और एक विवाह को लंबी दूरी तय करना। और यहाँ पे केंद्र खाली है, इस वजह से बहुत सावधान। लेकिन यहाँ पे शनि और बुध बैठे हैं, इस वजह से वो विवाह में एक अच्छी दूरी तय करने को या विवाह में ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति देते हैं, एक सकारात्मक रवैया तय करता है व्यक्ति, और उसमें जो ऊंचाइयां प्राप्त करता है वो इसी चंद्रमा के कारण है। दशमांशा चक्र के आधार पर भी व्यक्ति अपने कारोबार में विदेशी जाकर के, विदेशी कंपनी में काम करके, विदेशी ट्रेनिंग लेकर के व्यक्ति धन कमाते हुए नजर आता है। मंगलदेव जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं। एक बात यहाँ पे और भी है जो बताना चाहूंगा। आचार्य वैद्यनाथ ने कहा, द्वितीय भाव के मंगलदेव अगर किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है और ऐसे ही कहीं बैठ गए हैं, द्वितीय भाव में राशि का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कई बार ये निर्बल हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात होगी नहीं, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों उनको देख रहे हैं और दरअसल वो अच्छे बैठे हुए हैं। तुला राशि के मंगल वाणी को कठोर तो बनाते हैं, पर अपनी दशा काल में वो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और धन को बचाने वाला भी बना देते हैं। यहाँ मैंने आपको इतनी बात बताई है। अब आप बात करते हैं बुध, मंगलदेव की बात कर रहा था। मंगलदेव लग्न कुंडली में वक्री हैं 17 अंश के, और वो डेविएट करेंगे, थोड़ा बहुत परिणाम उनका लग्न का भी आएगा, जो प्रशासनिक सेवाओं में आपको मदद उनसे मिलेगी। लेकिन मंगल की दशा में नौकरी में लाभ होगा, और मंगल की दशा में स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है, और कई बार व्यक्ति जल्दबाजीपन में भी थोड़ा बहुत रहेगा, हालांकि ये सामान्य रहेगा। वहीं मंगलदेव की दशा में, जैसे वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, पर मैत्री में है, कोई गड़बड़ी विशेष नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें
जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा और भाग्य को बल देने के लिए हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार करना चाहिए। आगे बढ़ के बात करते हैं। स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से उग्रता व्यग्रता भी उनमें आ रही है। नवांश चक्र में वो नवंश के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो मीन राशि में बैठ करके जातक के कंसंट्रेशन को और समस्या को समझने के लिए लगाई जाने वाली एनर्जी को बेहतर बना रहे हैं। बुद्धदेव जन्म कुंडली में कुंभ राशि के बैठे हैं, 28 अंश के हैं। वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ नौकरी भाव का ही परिणाम करेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। मंगल देव बदल रहे थे, बुद्धदेव नहीं बदलेंगे। जबकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको कृतज्ञ बना रहे हैं और आपके काम के प्रति आपके समर्पण के भाव को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपना काम पूरी मजबूती से नहीं कर रहे हैं, और उसका परिणाम वो देने वाले हैं। नौकरी के लिए जो आपके अंदर लालसा है वो यही बुद्धदेव ही दे रहे थे। जबकि नौमांश चक्र में वो बुद्धदेव 13 अंश के वक्री बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, और दशमांशा चक्र में वो आपको माता से सुख, माता के आशीर्वाद से युक्त लाभ देने वाले, नौकरी पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि देने वाले बन रहे हैं। नीचाभिलाषी नहीं होते तो ये और भी ज़्यादा अच्छे बन सकते थे। हालांकि फिर भी बुद्ध की दशा में व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, क्रिएटिविटी और बुद्धि लब्धि क्षमता, इसके मजबूत होने का परिणाम मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं, 16 अंश 19 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि नीच के हैं, इस वजह से नक्षत्र का बल थोड़ा कम मिलेगा। नवमांश चक्र में वो गुरु वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और दशमांशा चक्र में वो मेष राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में व्यक्ति के जीवन में यश, मान, संतान, प्रतिष्ठा, कुल का प्रभाव बढ़ाना, कुल के नाम का रोशन करना, और इसके साथ साथ विवाह, दाम्पत्य आदि के योग बनेंगे। साथ ही साथ वो आपके करियर में भी एक अच्छी सफलता के अध्याय जोड़ेंगे। इतना ही नहीं, उस दशा काल में आपको भाग्य का लाभ भी मिलेगा। जबकि शुक्र की बात करते हैं तो वो शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हैं, वाणी को तो कठोर बना ही रहे थे, अपने नक्षत्र में बैठे हैं 18 हंस के युवावस्था में, मंगल से प्रभावित हैं और राहु और केतु के एक्सेस में आ रहे हैं। राहु और केतु 4 घर आगे 4 घर पीछे, इस वजह से शुक्र की दशा में कभी कभी सफोकेशन भी मिलेगी। मतलब कई बार गलत लोगों का आगमन भी आपके जीवन में आएगा, गलत लोगों से मैत्री हो सकती है, आप किसी पे आसानी से विश्वास कर सकते हैं, कंसंट्रेशन लूज होगा और कई बार व्यक्ति आलस्य भी करता है। ऐसा ना हो, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर शुक्रदेव की दशा नवमांश चक्र में वो 15 हंस के बैठे हैं 6वें भाव में, थोड़ा बहुत पेट से संबंधित समस्या देने के साथ आपको नौकरी देने में वो ग्रह भी सहायता करेगा। जबकि दशमांशा चक्र के आधार पर आपके पराक्रम का पूरा परिणाम वो देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो आपको भाग्यशाली भी बना रहे हैं, और दरअसल आपको जो कारोबार में प्रतिष्ठा मिलेगी, जो आपकी नौकरी में आपको जो सिंहासन मिलेगा, वो कई बार इस शुक्र के कारण भी मिल सकता है। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दोष अष्टम भाव का लगता नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे 9 अंश के बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में। राहु और केतु के एक्सेस में वो भी आ रहे हैं, इस वजह से भवन, भूमि, वाहन के सुख में कई बार भवन चुरा ले, कोई गाड़ी चुरा ले, आपके नाम पे जो संपत्ति है उसको लोग हथियाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना हो, इस वजह से ध्यान देना होगा। जबकि नवांश चक्र के आधार पर वो पुनर्वसु नक्षत्र में 22 अंश के बैठे हैं, इस आधार पर व्यक्ति में प्रतिष्ठा, धन, मान, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति, कई बार अपनी दशा काल में माता को रोग और छोटी मोटी परेशानियां देने वाले बन रहे हैं, जहां वात जनित समस्या शनिदेव दिखा रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि वो आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं और गुरु राहु का प्रत्यक्ष संबंध बन रहा है। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति सन्निकट बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का लग्नेश होकर के नौकरी में सहायता देने वाला बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि राहु में बुध नौकरी देने वाले बन सकते हैं, थोड़े बहुत बीमार या गलत निर्णय भी दिलवा सकते हैं। ये आपकी कुंडली के राहु हैं। केतु पंचम भाव में जो बैठे हैं वो पेट का रोग, फेफड़ों से संबंधित समस्या और कई बार पढ़ाई को लेकर के व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिंतित बनाने वाले बन रहे हैं। तो ये मैंने ग्रहों की बात की। चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध, चंद्रमा से तीसरे घर के मंगल आपके भाग्य में कई बार अवरोध भी देते हैं, इस वजह से बजरंगबली की पूजा आवश्यक होगी। चंद्रमा से 6वें घर में केतुदेव आपको नौकरी और प्रशासन के क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। वहीं चंद्रमा से 7वें स्थान में बुधदेव आपको चीजों को समझने में सफोकेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और किसी भी वस्तु का या विषय का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, एक पर्दा डाल रहे हैं। इस वजह से उस दौरान बहुत सावधान होकर के किसी भी विषय पे या बात पे भरोसा करना होगा। चंद्रमा से गुरु 8वें घर में बैठे हैं, या आपको प्रशासनिक सेवाओं में आपके व्यय का नियंत्रण करना हो, आपकी वाणी को शांत करना हो, आपके भवन, भूमि, वाहन को और भी ज़्यादा निकटता से, जल्दबाजी से आपके पक्ष में लाना हो, ये सब ये कर रहे हैं। हालांकि थोड़े बहुत बीमार भी बना रहे हैं। चंद्रमा से 8वें स्थान में सूर्यदेव, ये बहुत बुद्धिमान,
चरित्रवान और गुणी बना रहे हैं, इसमें जरा भी डरने वाली कोई बात नहीं है। चंद्रमा से नवम घर में शुक्रदेव भाग्यशाली और पति के साथ सुख दे रहे हैं। चंद्रमा से नवम स्थान में शनिदेव आपको धार्मिक बना रहे हैं और दिखा दिखा करके धर्म करने वाला, पहले अपना पेट भरना उसके बाद दूसरे का पेट भरना, ऐसी गति चंद्रमा से शनि की अंतर्दशा में होगी। चंद्रमा से 12वें भाव में राहु जो बैठे हैं वो आपके माता को कष्ट दे रहे हैं, कई बार आपके मानसिक सुखों को भ्रम में लेके जा रहे हैं, निद्रा में कमजोरी दे रहे हैं। क्लियर है? अब एक एक ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उसका प्रतिफल एक एक लाइन में बताता हूं। सूर्य उत्तरा भाद्रपद में, इस वजह से सूर्यदेव आपकी कुंडली में आपको आलस्य दे रहे हैं और चिंता दे रहे हैं, बालों की समस्या, पेट की समस्या ये दे रहे हैं। चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठे वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी दशा काल में। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको जल्दबाजी और कड़वेपन के स्वभाव में डाल रहे हैं। बुद्धदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे वो आपको कृतज्ञ, ज्ञानी, सुखी और मतिमान बना रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद में आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं। शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में आपको सुखी बना रहे हैं। शनिदेव अश्विनी नक्षत्र में आपको भ्रमित कर रहे हैं और कई बार आपके काम को डिले कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं और कई बार आपको ऐसी कंसंट्रेशन पे बीमार या परेशान कर रहे हैं। जबकि राहुदेव आश्लेषा नक्षत्र में बैठ करके भविष्य को देखने वाला बना रहे हैं। केतुदेव धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ करके आपको पेट का रोगी बना रहे हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा, 4 रहेगा। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं मकर और वृष रहेंगी। जिनसे आपको शत्रुता नहीं करनी चाहिए वो वृश्चिक, मीन और कर्क रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली दिशा के आधार पर दक्षिण पूर्व जा सकती है। विवाह के लिए आपकी कुंडली में सिंह राशि सिंह लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, मकर राशि मकर लग्न और साथ ही साथ मेष राशि मेष लग्न के जातकों से विवाह ठीक रहेगा। विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व में जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो दशा जो आपको मारने का काम करेगी वो शनि की, मंगल की और शुक्र की रहेगी। ये दशाएं मृत्यु का कष्ट देने वाली या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होंगी। जब ये महादशा तीनों एक साथ एक्टिव हो, जैसे मंगल हैं, शनि हो गए, शुक्र हो गए, राहु हो गए, चंद्रमा हो गए, केतु हो गए, तो ये समझ लीजिए कि ये अब बड़ा ही कष्ट देने वाला हो सकता है। जीवन पर्यंत गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन बिना भोजन किए करना है। साथ ही साथ अगर हो सके तो 5 गुरुवार का व्रत और पीपल के वृक्ष के पास जाकर के उस पे दीपों की माला बनाना, ये आपके जीवन भर के लिए गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, जीवन भर गुरुवार का व्रत करें ना करें पर ये काम करना चाहिए। मघा नक्षत्र में दान करना है, कोई भी चीज, अनाज दान करें, फल सब्जियां कुछ भी दान करें। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए किसी भी स्थिति में कोई आपको अगर कह दे कि गुरु अस्त हैं, पूजा पाठ दान पुण्य मत करो, उसकी बात मत मानना और भगा देना। दूसरी बात, कोई भी सिद्धांत, वैदिक ज्योतिष का कोई भी सिद्धांत ये नहीं कहता है कि आपको बड़ों की सेवा नहीं करनी है, दान नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, दीपक नहीं जलाना है, मंदिर नहीं जाना है, सेवा नहीं करनी है, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं लेना है, घर में दीपक नहीं जलाना है, दान पुण्य पूजा पाठ ये नहीं करना है। ये ऐसा कोई भी सिद्धांत वैदिक ज्योतिष में तो नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि किसी में जो ज्योतिष का काम करता है और जो सनातन परंपरा विश्वास करता है वो तो ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकता है। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध रहें। आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास मत करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।